पास एक फॉस्फोलिपिड को कंसिडर करें जिसके पास हेड होता है और 2 टेल्स होती हैं। रिमेंबर हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था फॉस्फोलिपिड का, और वो बाइलेयर बना रही थी, यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जी, तो जो हेड था वो हाइड्रोफिलिक था, जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, और जो हेड होता है वो पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होती है। हेड में नेगेटिव चार्ज होता है, टेल में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास आपसे पूछा है कि बताइए विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? अच्छा, इसको ये ऑप्शंस पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का। अब यहाँ पे हमारे पास जो हेड होता है उसके अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। ये हमारे पास ये ग्लिसरॉल आ गया, ठीक है। ग्लिसरॉल से क्या जुड़ा हुआ होता है? फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है। तो फैटी एसिड जो है वो टेल में आ गया, ग्लिसरॉल हेड में आ गई, और ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है फॉस्फोरिक एसिड ये, और यहाँ पे कोलिन, रिमेंबर कोलिन ग्रुप। तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें कहाँ पे होती हैं? हेड में होती हैं। टेल में हमारे पास फैटी एसिड होता है। सिंपल। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। हेड में नेगेटिव चार्ज होता है ना? जी, The head is always positively charged. तो ये हमारे पास क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसीलिए सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? The head is always positively charged. एग्जैक्टली, क्योंकि हेड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे ये गलत लिखा है। बाकी स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल ठीक है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है, हेड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये रहा, और हेड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, हेड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखें हमारे पास। ये क्वेश्चन समझ आया है? Considered and C as agar mass number 80 and the atomic number 34, it contains nucleus. मैम सी ऑप्शन। सी, चलें लेट्स सी अगर इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो SE का मतलब क्या है? SE का मतलब है सेलेनियम। ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है SE। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये है ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर। कौन सा ग्रुप होगा? ऑक्सीजन। कौन सा ग्रुप में होता है ऑक्सीजन? 6th ग्रुप में होता है। 6th फैमिली अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और फिर पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट 6th ग्रुप में होते हैं। तो सेलेनियम के बारे में इन्होंने हमें बात किया है। इन्होंने हमसे पूछा है कि आपको कोई कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है एज सच। इन्होंने एटॉमिक नंबर हमें दे दिया है जो कि है 80। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है एटॉमिक नंबर, आई एम सो सॉरी, एटॉमिक मास लिखा हुआ है, मुझे लगा एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ये रहा।
तो हमें इसने दिया है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 80 है, एटॉमिक ये मास नंबर है, मास नंबर इसका 80 है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 34 है। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। और हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताना है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताना है। प्रोटॉन तो हमें पता है कितने हैं, 34। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचा ऑप्शन बी और सी, इन दोनों में क्या सही जवाब होगा, मैम सी ऑप्शन। आर यू श्योर? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो 34 प्रोटॉन्स है तो 34 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो 12 कैसे होंगे? बी ऑप्शन। लेकिन बी कैसे आया, कैसे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? मैम 34 प्रोटॉन्स है तो 34 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो न्यूट्रॉन तो 46 है। देखें, तो 34 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 34 न्यूट्रॉन्स तो नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करता है, मैंने बताया था पहले। आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, आप निकालें। 80 इसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर क्या है, 34। सॉल्व दिस। 46 मैम। ठीक है, समझ आ गया कैसे हुआ है? यस मैम। Then we have question number 3, जिसमें हमसे उन्होंने पूछा है which of the following substance contain hydrogen bonding, इनमें से किसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी उसकी उन बॉन्ड में से एक टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्डिंग होती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। जो मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एटम्स जो जब कंबाइन होता है, एटम्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो अगर मैं कहूँ आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या फिर इंटरमॉलिक्यूलर? देखें, दोबारा से इस चीज़ को समझें, हमारे पास दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। एक होती है इंट्रा का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होगी। एक है इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होगी। अब मैं एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे H2O का। तो जो H2O के अंदर जो फोर्स है, जो बॉन्ड है H2O के अंदर, वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। और दो H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो क्या है, वो इंटरमॉलिक्यूलर है। अब मुझे आप बताएं कि H2O के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन नहीं है, H2O के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे H2O है तो ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी, या यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, और दूसरा कल हमने कौन सा पढ़ा था, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था हमने, डेटिव बॉन्ड, जहाँ पे लोन पेयर की शेयरिंग हो रही थी, तो वो भी हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में आता है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई
लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हो गई, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो गई। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? रिपीट करना, आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो गई, लंदन डिस्पर्जन फोर्स हो गई। ये इंट्रामोलिकुलर हैं या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इंट्रा यानी कि अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होंगे, इंटर मॉलिक्यूल के दरमियान में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? ठीक है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जिंक न्यूट्रल था, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दी तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। तो यहाँ पे बताइए कि किस चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, वेरी गुड। ठीक है, देखें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स का ही क्यों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, तो वो तो बाहर निकल ही नहीं सकता। ठीक है, कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से ही एटम स्टेबल हो रहा होता है, अनस्टेबल हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एन एलिमेंट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि रिएक्शन के अंदर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस, कम कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा है। अब अगर मैं पूछूं कि ये रिडक्शन होगी या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन मैम। गुड, यहाँ पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। ये तो हमने कॉन्सेप्ट हमारा बहुत क्लियर है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट होता है। देखें, कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपने आप को, या ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को रिड्यूस करे और सामने वाले को, जो दूसरा एलिमेंट है, सराउंडिंग एटम है, उनको क्या करें? उनको ऑक्सीडाइज करें। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, यानी कि उल्टे नाम रखे हुए इन्होंने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इसी तरीके से जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस। एग्जैक्टली। अब ये अगर आपको याद करने में मुश्किल हो रही है तो इस तरीके से याद कर लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इसको दूसरों से याद रखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो ऑटोमेटिकली खुद को रिड्यूस करेगा, उल्टा कर देंगे। ठीक है, ऑपोजिट होगा। उसके बाद आइसोटोप हमें पता है क्या होता है, जिनके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रोड हमारे पास इस तरीके से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है किसी भी सेल का। काउंटर कैटाइन यानी कि ओपोजिट ऑफ कैटाइन का मतलब क्या था? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। आपने मुझे बताया कि रिड्यूसेस इज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है रिडक्शन हो रही है। तो ये जो सब्सटेंस है ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन एजेंट। इसमें देखिए वो क्या बोल रहा है, इट्स का मतलब क्या है? खुद का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसको कम कर रहा है। अपना
ऑक्सीडाइजेशन मैम। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये क्या कर रहा है, ये खुद की रिडक्शन कर रहा है। तो जब खुद की रिडक्शन करेगा सामने वाले के ऑक्सीडाइज करेगा सामने वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है। अच्छा देखिए, हमारे पास ये मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। ये आपको जो फर्स्ट कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बिल्कुल उनके दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है उनका, ये हमारे पास सॉलिड है। गुड। नेक्स्ट हमारे पास जब थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आपको दिख रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये लिक्विड हो गया। और गैस के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो दे आर रियली वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गैशियस पार्टिकल्स हो गए। अच्छा, उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है कन्वर्जन के बारे में, कि जब सॉलिड हमारे पास कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो यानी कि जैसे बर्फ़ थी उसको आपने मेल्ट किया तो वो पानी में कन्वर्ट हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड टू लिक्विड होती है मेल्टिंग। मेल्टिंग का ही दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन। ठीक है। और लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना ये कहलाता है वेपोराइजेशन, वेपर्स का बनना। ठीक है। इसका बॉइलिंग भी कह सकते हैं और इवेपोरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ऐसा होता है ना, गैस मैंने आपको पहले रिमेंबर किसी एक लेसन में समझाया भी था कि गैस के पार्टिकल्स किस तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली गैस से कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में, सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, गैस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन होता तो सॉलिड पार्टिकल्स में, लेकिन जैसे ही आप आयोडीन को खुला छोड़ देंगे वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास ये प्रोसेस जो कहलाएगा, यानी कि सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी चाहिए, ये सारी टर्म्स याद करनी होंगे, these are important। तो फ्यूजन क्या होता है हमारे पास, so what option would be right here, solid to liquid, E option। तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड टू लिक्विड है। कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डैश। जो कार्बन और कार्बन के दरम्यान में जो बॉन्ड होता है, अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमारे पास मैंने आपको कहा था कि सिंगल बॉन्ड होता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड होता है इसका दूसरा नाम है सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, पाई बॉन्ड में नहीं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, एक हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है इस तरीके से, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं। देखिए याद रखें, जो दूसरा और जो तीसरा बॉन्ड होगा ना वो पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पर हमारे पास जो पहला वाला ये बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के दरम्यान में, ये सिग्मा है। ये क्या है, ये पाई है, और ये भी क्या है,
ये पाई है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। पहले पाई टूटेगा ना, अगर मैं इस कार्बन कार्बन को तोड़ूंगी तो यहाँ पे पहले ये वाला ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर सिंगल बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब यही हुआ सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। Yes, ma'am. तो उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए हम यहाँ पे हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है। इन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पे मिस कर दिया है, मैं लिख देती हूँ। ऑप्शन नंबर ई है हमारे पास। Sigma bond, ma'am. तो कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाए कार्बन इन दोनों के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? Pi bond, ma'am. पाई बॉन्ड। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा है, उसके बाद वाला पाई बॉन्ड है। Yes, ma'am. मैम ओवर एक पाई है, एक सिग्मा है उसके पास। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा ना? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक कंपाउंड इन्होंने दिया हुआ है CH3। हमेशा याद रखिएगा CH3 यानी कि एक कार्बन की बात हो रही है, यानी कि मिथाइल का इन्होंने नाम लिया हुआ है। और आई मैंने बताया था, जब भी हमारे पास आई क्या है? आयोडीन। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? मैम ये ब्रोमीन डालेगा। है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन यस मैम। जो भी इनका माइनस, इनका जो आयन बनता है, इनको हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस कहते हैं। क्या Yes, कहते हैं इनको? हेलोजेंस। हेलोजेंस। तो जब इनका आयन बनता है तो ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। -1 चार्ज आएगा इन पे। तो ये क्या कहलाता है? हेलोजन से ये हेलाइड में तब्दील हो जाता है। तो अगर आयोडीन का मैं हेलाइड बनाऊंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? आयोडेट। आयोडाइड। DID। जी, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। गुड। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। विच टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन कार्बन फॉर्म। अच्छा, ये जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी डिटेल टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन एक असल में एक अलग से टॉपिक होता है। फॉर नाउ मैं आपको जस्ट इतना समझा दूँ कि इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं KLMN, ये मैंने बताया था। यस मैम। पहला वाला जो शेल होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम K होता है, फिर L होता है, फिर M, और इस तरीके से। अब इन शेल्स के अंदर सब शेल्स और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब बॉन्ड बनता है, एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स, यानी कि जैसे हम लोग H2O की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक नया ऑर्बिटल बना लेंगे। उसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यस मैम। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के हमारे पास नाम होते हैं। तो SP, SP2, SP3, ये हमारे पास ये बेसिक 3 नाम होते हैं जो हम पढ़ते हैं इस, यानी कि FSC लेवल के ऊपर। इससे ज़्यादा आपको नहीं बात करनी होती। तो SP, SP2, SP3 ये नाम हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से बनते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? SP बनता है, SP2 बनता है और SP3 बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को अगर आप देखें तो कौन सा सही जवाब होगा?
मैम sp3 का है नहीं इसमें, sp sp2 sp4 है। कोई मसला नहीं है, sp3 नहीं है तो ऑप्शन बी भी तो सही हो सकता है। यहाँ पे sp2 मिसिंग है लेकिन स्टिल sp भी होता है और sp3 भी होता है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे ओनली तो लिखा हुआ नहीं है कि ये दोनों ही होंगे, तो इसका मतलब ये कि sp2 नहीं भी लिखा था तो इट्स ओके। ठीक है, इसको हम फिर कभी समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कार्बन कौन सा बनाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp sp2 और sp3। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे इन्होंने पूछा है हमसे वाई ऑलिव ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। पानी के अंदर जो ऑयल होता है, आप कोई भी ऑयल का एग्जांपल ले लें, वो क्यों पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाता। हाइड्रोफोबिक होता है मैम उसमें। एग्जैक्टली, वेरी गुड, हाइड्रोफोबिक होता है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने हमसे पूछा है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बिटवीन। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो वो किसके दरमियान में, आपको नाम से पता लग रहा है s और p। sp किसके दरमियान में होता है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। और कितना s है, एक s है, और कितना p है, एक। ठीक है। अगर मैं बोलूँ sp2 तो वो किसके दरमियान में बन रहा है, s and p2। दो p के दरमियान में और एक s। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, e ऑप्शन है। एग्जैक्टली, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के दरमियान में जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो sp कहलाएगा। sp ऑर्बिटल हमारे पास सिंगल बॉन्ड जब बनता है ना, जैसे कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा सैचुरेटेड कार्बन, वहाँ पे sp उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 11। If the change, if energy change direction is negative, this means that direction is spontaneous मैम। अच्छा, तो क्या सही जवाब होगा। अच्छा, यहाँ पे sp के बारे में भी मैंने कहा था कि sp जो है वो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। सॉरी, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेंगे हम, sp नहीं होती, sp3 होती है। sp कब होती है, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp2 होगी, इसको नोट डाउन कर लें कहीं पे। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी डबल बॉन्ड में, sp2। और सिंगल बॉन्ड के अंदर कितनी होगी, मैम सिंगल बनाएगा sp3 होगी। हाँ जी, sp3 होगी। और sp किस में होगी, डबल में। नहीं, डबल में sp2 होगी। सो सिंगल sp3 होगी सिंगल में। सिंगल में sp3 होगी। मैंने पूछा है कि sp किस में होगी, ट्रिपल में। ट्रिपल में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है इफ़ द एनर्जी इन द चेंज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज नेगेटिव। अगर हमारे पास जो, देखें, कोई भी रिएक्शन होता है तो एनर्जी या तो रिलीज़ होती है या तो एनर्जी यूज़ होती है।
अगर बॉन्ड टूटेगा, केमिस्ट्री के अंदर जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड का, तो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी सिस्टम में जाती है, रिएक्शन के अंदर आपको एनर्जी देनी होती है, जब तब जाके वो बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। अगर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, उल्टा कर देंगे, रिलीज हो गई। हाँ जी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको नोट डाउन कर लेंगे और ये ध्यान में रखना है आपने, मुश्किल नहीं है। जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, केमिस्ट्री की बात हो रही यस है। मैम। और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जब भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, तो वो जो हमारे पास एनर्जी का अमाउंट हम लिखते हैं, वो हम जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो नेगेटिव होती है, ठीक है, उसे हम नेगेटिव में लिखते हैं। और जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि सिस्टम के अंदर एनर्जी आप उसे दे रहे हैं, तो वो एनर्जी पॉजिटिव होती है और वो एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर होता है, जब बॉन्ड बन रहा होता है। तो अब यहाँ पे जब भी हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, और रिलीज़ होने को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। इज़ दैट क्लियर? यस मैम। अगर मैं कहूँ एंडोथर्मिक के अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी या फिर गेन होगी, रिलीज होगी मैम। कैसे रिलीज़ कैसे होगी, एक्सो मतलब बाहर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एंडो यानी कि अंदर एनर्जी अंदर आ रही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर इसी से घुमा के हम लोग पूछें, एंडोथर्मिक के अंदर जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो एनाबॉलिक, मतलब बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटेगा एंडोथर्मिक में, टूटेगा मैम। हाँ जी, बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, जिससे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और ये एंडोथर्मिक की एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सोथर्मिक अगर पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, देखें एक्सोथर्मिक अगर नेगेटिव है तो उसका उल्टा होगा ना एंडोथर्मिक, तो अगर ये नेगेटिव है दूसरा वाला क्या Yes. पॉजिटिव होगा। यस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर डज अ 2 मोलर सोल्यूशन कंटेन। अब अगर हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कंसनट्रेशन 2 मोल्स की और पूछा है कि बताइए 2 मोल पर लीटर, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। अब सिंपल सी बात है, इन्होंने इतना मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं दिया। 2m का मतलब है कि इसका जो मोलर कंसनट्रेशन है वो 2 है, तो 1 लीटर का ही पूछा है इन्होंने, तो 1 लीटर ऑलरेडी 2 इन्होंने बताया हुआ है, 1 लीटर का इन्होंने पूछा है, तो कितने होंगे मोल्स 1 लीटर में अगर मोलर कंसनट्रेशन 2 है। 0.02। नहीं, देखिए यहाँ पे इन्होंने वो हमने किया था 1000 से डिवाइड कब किया था, जब उन्होंने हमें ml के अंदर पूछी थी, यहाँ पे उन्होंने लीटर में पूछी है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे ही नहीं, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो यस। आपने भी 1000 से क्यों डिवाइड क्यों किया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने 1000 से डिवाइड किया था, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था, क्योंकि वहाँ पे जो आंसर था उसमें हमसे पूछा था पर ml कितने मोल्स होंगे, तो इसीलिए आप 1000 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे पर लीटर कितने होंगे, तो पर लीटर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो 2m होता है ये ऑलरेडी मोलर कंसनट्रेशन पर लीटर ही होती है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द एसिड H2SO4 इज़ व्हाट। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक एसिड जो है या तो वो मोनोप्रोटिक होता है या डाइप्रोटिक होता है या फिर ट्राइप्रोटिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितना H2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, जितना हाइड्रोजन आयन एक एसिड डोनेट कर सकता है वो कहलाता है मोनो, डाई या फिर ट्राई। फॉर एग्जांपल जितना हाइड्रोजन उसके पास होगा, HCl कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा मोनोप्रोटिक। H2SO4 में इसी तरीके से हमारे पास ये कौन सा प्रोटिक होगा, एसिड होगा, डाइप्रोटिक होगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड कौन सा होगा, ट्राइप्रोटिक। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
NH3 वो अमोनिया होता है। NH4 वो NH4 अमोनियम आयन होता है। H2NO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ये भी डायप्रोटिक है मैम। ये भी डाइप्रोटिक है। उसके बाद हमारे पास है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन अ कार्बन एटम हैव। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। sp sp2 sp3 गुड। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज थोड़ी सी डिफरेंट क्वेश्चंस थे, दे वर लिटिल बिट मोर आई वोंट से डिफ़िकल्ट, मुश्किल सवाल नहीं थे, बट दे वर न्यू क्वेश्चंस जो कि पास्ट हमने जो पेपर्स किए उसमें रिपीट नहीं हुए थे, तो दैट वाज अ गुड थिंग।